हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। पिछली क्लास में रदरफोर्ड मॉडल कंप्लीट किया, काफ़ी मज़ा आया मज़ा, और आना भी चाहिए। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एटॉमिक मॉडल। और पिछली क्लास का जो रिमेनिंग टॉपिक रह गया था वो थी रदरफोर्ड मॉडल की कमियां या ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या कमियां छोड़ दी? देखो, रदरफोर्ड मॉडल की 3 कमियां हैं, लेकिन ज़बरदस्त है। रदरफोर्ड मॉडल की 3 कमियां हैं जिसमें रदरफोर्ड भी क्या हो गया था, फेल हो गया था। जब रदरफोर्ड फेल हुआ तो फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट को आने की ज़रूरत पड़ी, और वो नेक्स्ट साइंटिस्ट था नील्स बोहर। रदरफोर्ड 1911 में आया, वो 1912 में। ये मैं पिछले मॉडल में बताना भूल गया, जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो कब का दिया हुआ था? 1911। तो ये भी आप नोटिस कर लेना। ठीक है, कितनी कमियां पढ़नी है हमें? 3। ओके, सबसे पहली जो कमी है वो ये थी कि रदरफोर्ड ने लास्ट में क्या बताया था रिजल्ट के अंदर, कि नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्षाएं बनी हुई है, सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ऑर्बिट बने हुए हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रोटेट करता रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। अब जब रदरफोर्ड से ये क्वेश्चन किया गया कि नाभिक के चारों तरफ स्थायी वृत्ताकार कक्षाएं कितनी होती है या उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, कमी ये थी कि नाभिक के चारों ओर बनी कक्षाएं कौन कौन सी थी। ठीक है, और उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी थी। बात समझ में आ रही थी? रदरफोर्ड से क्वेश्चन किया गया, चलो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं, तो आप ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे हैं, नाभिक के चारों तरफ कक्षाओं की संख्या कितनी होती है, या प्रत्येक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये तो हम नॉर्मल दिमाग लगा सकते हैं, बात कर सकते हैं। जैसे स्कूल की कक्षाएं होती है तो पूछ ले कि एक कक्षा में कितने बच्चे आ सकते हैं, या एक बिल्डिंग में कितने कमरे हैं, कैसे कमरों को एडजस्ट कर रखा है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ रदरफोर्ड के सामने भी आए थे अदर साइंटिस्ट से, कि नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो कितनी कक्षाओं में घूमते हैं, कक्षाओं की संख्या कितनी होती है, और एवरी सेल या एवरी ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, या प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो ये कमी रही रदरफोर्ड की, और साफ साफ समझ में आ रहा है कमी इसलिए रही क्योंकि रदरफोर्ड के पास इसका जवाब नहीं था। हाथ खड़े कर दिया। ओके, अब इसकी जो सेकंड ड्रॉबैक्स है, दूसरी जो कमी है वो ये है कि देखो, एक साइंटिस्ट है, इसके बाद जो नील्स बोर आएगा उसके भी आगे एक और पढ़ाऊंगा मैं, प्लैंक और क्वांटम। ये 2 साइंटिस्ट। अब प्लैंक और क्वांटम के अनुसार ये क्वेश्चन किया जा रहा है रदरफोर्ड से, और क्वेश्चन किसकी तरफ से है? प्लैंक और क्वांटम के अनुसार अगर कोई आवेशित कण, सुनना ध्यान से, मेरे शब्दों पर गौर करना, प्लैंक क्वांटम के अनुसार अगर कोई आवेशित कण किसी वृत्ताकार पाथ पर या किसी वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं तो उन आवेशित कणों की ऊर्जा में कमी आती है, और धीरे धीरे कमी आते आते वो आवेशित कण परमाणु के बीच में यानी कि नाभिक में आकर गिर जाना चाहिए। देखो कैसे, ये नाभिक के चारों तरफ पहली कक्षा मान लेते हैं, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। अब इस कक्षा में कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। अब अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू प्लैंक एंड क्वांटम, ये सही बात है, बिल्कुल राइट बात है कि अगर कोई पॉजिटिव कण, देखो इलेक्ट्रॉन, सॉरी, अगर कोई नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, कोई आवेशित कण, एक ऐसा कण जिसके ऊपर आवेश हो, भले वो प्लस का हो या माइनस का, अगर कोई आवेशित कण किसी वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो उस आवेशित कण की ऊर्जा में कमी आती है। ये चीज आप इलेक्ट्रॉन से समझ सकते हो। इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, ये भी आप मानते हो। कौन सा? ऋण आवेशित। इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है और इसके ऊपर कौन सा आवेश है? ऋण आवेश। मैं राइट? ओके, इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है जिसके ऊपर ऋण आवेश है।
तो इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है, ये भी वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है ना, ये वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। तो फिर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन रात दिन घूम रहा है, घूमे ही जा रहा है, घूमे ही जा रहा है, कभी नहीं थक रहा। तो अगर इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है और अगर ये वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तो फिर इसकी ऊर्जा में कमी आनी चाहिए, और कमी आते 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 इलेक्ट्रॉन नाभिक में आकर गिर जाना चाहिए। ऐसा पॉसिबल है? अगर जिस दिन ऐसा हो गया ना कि इलेक्ट्रॉन घूमते 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 नाभिक में आके गिर गया तो उसी वक्त एटम को ब्लास्ट हो जाना है, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में आके गिर गया तो तुरंत वो एटम उसी जगह पर ब्लास्ट हो जाएगा। और पूरी दुनिया एटम से बनी है, हर एक चीज एटम है। ये मार्कर, ये कपड़े, ये ब्लैक बोर्ड, ये इंक, ये दीवार, ये कैमरा, सब एटम है, सब परमाणु, यहाँ तक कि पानी भी एटम से बना, तो पानी भी ब्लास्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि ये बात सही है, ये बात बिल्कुल राइट है कि कोई भी अगर चार्ज्ड पार्टिकल है, कोई भी आवेशित कण है, अगर वो सर्कुलर पाथ पर घूमता है तो उसकी ऊर्जा में डेफिनेटली कमी आती है। ये आप जैसे मान लो मैं तुम्हें एक फील्ड के अंदर या एक ग्राउंड के अंदर गोल गोल घूमने को कहूँ और मैं खुद बीच में चेयर डाल के बैठ जाऊँ, आप घूम रहे हो घूम रहे हो घूम रहे हो घूम रहे घूम रहे, तो कभी ना कभी तो आपकी एनर्जी लूज होगी, कभी ना कभी तो आपकी एनर्जी का क्या होगा, इमिटेशन होगा, या कभी ना कभी आपकी एनर्जी में लॉस होगा और आप आकर गश खाकर बीच में गिर जाओगे। तो हमारी एनर्जी में भी तो कमी आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में भी कमी आनी चाहिए। और अगर ऐसा है, ये बात बिल्कुल सही है, जब मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आती है, मतलब आवेशित कण की ऊर्जा में कमी आती है, फिर इलेक्ट्रॉन बीच में क्यों नहीं गिर रहा? ये बात पूछी जा रही है किससे? रदरफोर्ड से। प्लैंक क्वांटम कहते हैं कि आवेशित कण अगर घूमेगा चारों तरफ तो ऊर्जा में डेफिनेट कमी होगी। वेरी ट्रू, ये बात बिल्कुल सही है। तो फिर इलेक्ट्रॉन भी आवेशित कण है, वो भी नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है, वो भी वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, तो उसकी ऊर्जा में कमी क्यों नहीं आ रही? वो नाभिक में आकर क्यों नहीं गिर रहा? ये क्वेश्चन किया गया किससे? रदरफोर्ड से। और इसका जवाब भी रदरफोर्ड के पास नहीं था। ये लो, अगेन उन्होंने क्या कर दिया? हाथ खड़ा कर दिया, मतलब इसका जवाब भी उसके पास नहीं था। ओके, और जो तीसरी कमी आई, जो तीसरी कमी थी रदरफोर्ड की, वो तीसरी कमी यही थी कि, ध्यान देना, जो तीसरी कमी है वो क्या है? तीसरी कमी ये है कि देखो, ये तो नाभिक, ये पहली कक्षा, ये दूसरी, और ये तीसरी कक्षा। मान लो ये पहली क्लास, ये दूसरी क्लास, ये तीसरी क्लास। पहली कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में भी इलेक्ट्रॉन है, तीसरे में भी इलेक्ट्रॉन है, और चौथी क्लास में भी इलेक्ट्रॉन है। अब सोचो, जब इलेक्ट्रॉन पहली क्लास से सेकंड क्लास में जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन पहली से दूसरी में जा रहा है, या इलेक्ट्रॉन पहली से तीसरी में जा रहा है, या पहली से चौथी में जा रहा है, चौथी क्लास में इलेक्ट्रॉन पहली से दूसरी क्लास में गया, पहली से तीसरी में गया, पहली से चौथी में गया ना, तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ये तो आपको मान लो, जैसे मैं आपको बोलूं कि ऊपर वाली बिल्डिंग पर जाके आओ, फिर आप सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो आपकी ऊर्जा में कमी आएगी कि नहीं आएगी? उससे भी ऊपर वाली बिल्डिंग पर जाओ, बगैर लिफ्ट जाओ तो भी आपकी एनर्जी में कमी आएगी, फिर उसके ऊपर जाओगे तो भी ऊर्जा में क्या आएगी? ये तो स्वाभाविक सी बात है, ये हम समझ सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निम्न कोश, पहले कोश को क्या बोल सकते हैं? निम्न, और जिसमें जा रहा है उसको क्या बोल सकते हैं? उच्च। तो ये कंफर्म है, जब इलेक्ट्रॉन निम्न कोश से उच्च कोश में जाता है, निम्न कोश से उच्च कोश में, निम्न कोश से उच्च कोश में, जब इलेक्ट्रॉन निम्न कोश का मतलब है क्लास, कक्षा, जब इलेक्ट्रॉन निम्न कोश से उच्च कोश में जाता है, निम्न से उच्च में, तब ऊर्जा का क्या करता है? अवशोषण। तब ऊर्जा का क्या कर रहा है? अवशोषण। ऊर्जा चाहिए इसको, एनर्जी चाहिए तभी जाएगा, अन्यथा ऐसा नहीं जाएगा। अब सोचो, मान लो इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में है, चौथी कक्षा से इलेक्ट्रॉन तीसरी में आए, अब की बार आ रहा है, नीचे आ रहा है, चौथी से दूसरी में जाए, चौथी से पहली में जाए,
तो क्या यहाँ पर भी ऊर्जा का क्या करेगा अवशोषण? नहीं। तो देखो नोटिस करो, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कोश से निम्न में आता है तब ऊर्जा का क्या करता है? उत्सर्जन। तब ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जब हम ऊपर से वापस नीचे आते हैं तो भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन बेईमान नहीं है। जब वो नीचे से ऊपर जा रहा है तब ही उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जब वो ऊपर से नीचे आता है तो जितनी ऊर्जा उसने ली थी वो वापस क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के केस में कैसा होता है, जब इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च में जा रहा है तो ऊर्जा का अवशोषण, जब इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न में आ रहा है तो ऊर्जा का उत्सर्जन। तो नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे आना, ये आप बोल रहे सर ये कौन सी कमी हो गई? ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो देखो ऊर्जा का एक स्पेक्ट्रम बन रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या वर्ड बोला मैंने? स्पेक्ट्रम। अब आप स्पेक्ट्रम समझ सकते हो, ऊर्जा का समूह है, ऊर्जा का समूह है, या ऐसे मान सकते हो द ग्रुप ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का ग्रुप है ये। देखो ध्यान देना एक बार, ये पहली क्लास, ये दूसरी क्लास, ये तीसरी क्लास, ये चौथी क्लास, ठीक है। ऐसे ही पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास। इलेक्ट्रॉन पहली से दूसरी में, पहली से तीसरी में, पहली से चौथी में। मान लो इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ रहा है, पांचवी से चौथी में, पांचवी से तीसरी में, पांचवी से दूसरी में, पांचवी से पहले में। अब मैं इनको अगर मैं गायब कर दूं, ये जो कक्षाएं बन रही है ना, एक बार आप इनको नोटिस ना करो तो आपको क्या ऐसे डायग्राम मिल रहे हैं क्या? ऐसे, ऐसा, 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 या अगर उसकी बात करें ऐसा, 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 ये दिख रहा ना आपको? दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम है, ये ऊर्जा का बंडल दिख रहा है ना, ऊर्जा का ग्रुप, ऊर्जा का समूह है। निम्न कोश से उच्च में जा रहा है, उच्च से निम्न में आ रहा है, तो ऊर्जा, यहाँ तो देखो ऊर्जा अवशोषित हो रही है, ऊर्जा ले रहा है, यहाँ पर ऊर्जा निकाल रहा है। तो ऐसा करने से ऊर्जा का जो डायग्राम बनता है ना, एनर्जी का जो डायग्राम बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। समझ में आ गया? और अगर मैं इन दोनों डायग्रामों को ऐसे बनाऊं तो डॉट 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 डॉट, सॉरी, डॉट 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 डॉट, ऐसे अगर इसको बनाऊं मैं डॉट 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 डॉट। अब देखो आप बोलोगे सर इसे आप क्या बोलोगे? सतत स्पेक्ट्रम, मतलब लगातार स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस। ये कौन सा स्पेक्ट्रम है? सतत स्पेक्ट्रम। और ये जो स्पेक्ट्रम है ना, ये है रेखिक स्पेक्ट्रम। रेखिक, दो टाइप के स्पेक्ट्रम बनते हैं। सतत का मतलब लगातार, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लगातार का मतलब आपको गैप नजर नहीं आ रहा ना, जैसे इलेक्ट्रॉन चलाता है चुपचाप जा रहा है, कहीं पर भी नहीं रुका। जैसे आप एक टॉर्च जलाओ तो टॉर्च का जो फोकस आता है वो बिल्कुल रेगुलर आता है, लगातार आता है। या ऐसा होता है कि बीच में इतना फोकस आया, बीच में गैप हो गया, फिर इतना फोकस, इतना गैप। वो तो इस केस में समझ सकते हैं हम कि हम टॉर्च जलाए, एक तो बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस हो लगातार स्पेक्ट्रम, वो भी तो एनर्जी का स्पेक्ट्रम है। अरे वो भी तो एनर्जी जा रही ना, लाइट भी तो एनर्जी है, प्रकाश। और अगर मैं टॉर्च जलाऊं ऐसे तो वो यहाँ तक जले फिर बंद हो जाए, यहाँ तक जले फिर बंद हो जाए, यहाँ तक जले फिर बंद हो जाए। तो वैसा जो स्पेक्ट्रम होगा ना उसे हम रेखिक स्पेक्ट्रम बोलेंगे, उसको हम लीनियर स्पेक्ट्रम बोलेंगे, और ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। अब मैं पॉइंट पर आता हूँ जो मैं तीसरी कमी समझाने जा रहा हूँ। तीसरी कमी ये है कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न कोश से उच्च में जाता है या इलेक्ट्रॉन उच्च कोश में निम्न कोश में आता है तो जो ऊर्जा का स्पेक्ट्रम बनता है वो सतत ना बनकर रेखिक बनता है। ऐसा क्यों? जो स्पेक्ट्रम बनेगा ना एनर्जी, यहाँ से एनर्जी अवशोषित की जा रही है, यहाँ से एनर्जी उत्सर्जित की जा रही है, लेकिन स्पेक्ट्रम आप डेफिनेटली श्योर होंगे, मैं भी श्योर हूँ, और जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो भी श्योर थे कि जो एनर्जी का स्पेक्ट्रम बन रहा है ना वो कॉन्टिन्यूस ही होना चाहिए, लगातार ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं बनता, स्पेक्ट्रम ऐसा नहीं बनता। स्पेक्ट्रम सतत ना बनकर स्पेक्ट्रम कैसा बनता है? रेखिक। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हुआ ना?
यही तो है ना साइंस, लॉजिकल लॉजिक, इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन है। ऐसा हुआ है, लीनियर स्पेक्ट्रम बना है। तो ऐसा क्यों हुआ? रदरफोर्ड से क्वेश्चन किया ना, जब इलेक्ट्रॉन निम्न कोश से उच्च कोश में जाता है, इलेक्ट्रॉन जब उच्च कोश से निम्न कोश में जाता है और जो ऊर्जा का स्पेक्ट्रम बनता है वो स्पेक्ट्रम सतत ना बनकर रेखीय क्यों बनता है, क्यों बनता है? ये क्वेश्चन किया गया किससे? रदरफोर्ड से। तो इसका जवाब भी रदरफोर्ड के पास नहीं था। ये 3 कमियां थी रदरफोर्ड की। एक तो नाभिक के चारों ओर कितनी कक्षाएं होती है, प्रत्येक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकंड जो कमी थी वो थी कि इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, तो उसकी ऊर्जा में कमी आनी चाहिए। ऊर्जा में कमी आते 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 वो नाभिक में गिर जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इसका जवाब भी रदरफोर्ड के पास नहीं था। जो तीसरी कमी ये थी, इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च में, उच्च से निम्न में आता है, स्पेक्ट्रम बनता है, स्पेक्ट्रम सतत न बन के रेखीय क्यों बनता है? इसका जवाब भी रदरफोर्ड के पास नहीं था। ठीक है, जब जवाब नहीं था तो नहीं था, जबरदस्ती कहां से निकाले? पीट पीट के थोड़ी निकाल ले उसको। उनके पास जवाब नहीं था। तो इन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए, इन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए वो थे सर नील्स बोहर। 1912 में आए थे नील्स बोर। और नील्स बोर का कोई अलग से मॉडल वॉडल नहीं था, उन्होंने सिर्फ रदरफोर्ड की जो कमियां थी, जो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स थे, उनको पूरा किया। तो वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल है किसका? नील्स बोहर का। तो वो भी हम पढ़ लेते हैं, नील्स बोर का मॉडल। तो देखो, नील्स बोर का मॉडल हम अभी तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि नील्स बोर का जो मॉडल है काफ़ी लंबा चौड़ा मॉडल है। आप सोच रहे हो सर कमियों को ही तो पूरा करना है, कमियों को ही पूरा नहीं करना है। ये इतने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको ऐसे ही थोड़ी पूरा किया जाएगा। विद लॉजिक समझाया जाएगा, कारण के साथ समझाया जाएगा। वो मैं नहीं समझाऊंगा, वो तो नील्स बोर समझाए थे, उन्होंने समझाया था। मैं एक जरिया बन के समझाऊंगा सिर्फ। तो वो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हमारा टॉपिक ये रहेगा नील्स बोहर का परमाणु मॉडल। नील्स बोहर का परमाणु मॉडल। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।